फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल मेंटोर पे। दोस्तों, ये साइंस का चैप्टर अभी चल रहा है। साइंस हम पढ़ रहे हैं अभी। इस वीडियो में भी साइंस ही पढ़ेंगे और क्लास 6 एनसीईआरटी का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक यानी इस चैप्टर से ही आपको समझ में आता होगा कि तंतु यानी कि वस्त्र किससे बनते हैं। तंतु से वस्त्र तक, तंतु पहले धागे यानी कि बुनाई हुई, फिर इनका कैसे वस्त्र बना, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। वस्त्रों में क्या विविधता होती है, कौन से सूती हैं, कौन वस्त्र नायलॉन है, सिलिकॉन है, इस टाइप से आप जितने भी तरह के वस्त्र होते हैं उनके हम प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है बूझो और पहेली। बूझो और पहेली नाम के दो लड़के होते हैं जो कि एक दुकान पे जाते हैं और उनको जिज्ञासा होती है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को देखने के बाद वो पूछते हैं दुकानदार से कि ये कैसे इतने विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं। तो दुकानदार उनको समझाने का कोशिश करता है कि ये धागों यानी कि तंतुओं के अलग होने के कारण ही वस्त्रों का जो वैरायटी है, वस्त्रों के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। तो इसके बाद वो बहुत तरह के वस्त्र को छू छू कर देखते हैं, उसको महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद उनको समझ में आता है कि कुछ वस्त्र जो है रुखड़े हैं, कुछ जो है मुलायम हैं, कुछ जो है वो फिसलनदार हैं। यानी कि बहुत तरह के वो कपड़े वहाँ देखते हैं। वहाँ से कुछ कपड़े खरीदते भी हैं। तो देखते हैं वस्त्रों में विविधता कैसे आती है, वस्त्रों की विविधता को हम कैसे जान पाते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि तंतु होता क्या है। तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि तंतु ऐसे आप किसी कपड़े से रेशे जो निकालते हैं, ये रेशे भी और ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और इनमें से लड़ियाँ निकलती हैं। तो ये लड़ियाँ ही तंतु होती हैं, या लड़ियाँ जो ये निकल रही हैं ये तंतु के बने होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तागे तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिल करके बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहा जाता है। यानी कि ये लड़ियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो यहाँ इन्हें निकाला जा रहा है किसी कपड़े से, ये भी एक पतले लड़ियों से मिल करके बनी होती हैं, जिनके क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। और इस तंतु में विभिन्नता होने के कारण ही वस्त्र जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। और तागों का निर्माण विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से होता है, विभिन्न प्रकार के कोई कपास से बना होता है, कोई संश्लिष्ट होता है, कोई प्राकृतिक होता है, कोई कृत्रिम होता है, जिसके कारण इसमें विविधता पाई जाती है। तो देखते हैं कुछ वस्त्र, यानी यहाँ कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि वो जैसे सूती है, जूट है, रेशमी तथा ऊनी जो कपड़े होते हैं, ऊनी जो तंतु होते हैं, ये किससे प्राप्त होते हैं, पादपों तथा जंतुओं से, यानी कि पौधों से पाए जाते हैं। जूट का पौधा होता है, ये आपका जो रेशम है ये भी पौधे पे रेशमी कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है वो प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है, प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। इस प्रकार के जो तंतु बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक तंतु होते हैं। रुई तथा जूट, रुई तथा जूट पटसन, जूट को पटसन भी बोला जाता है, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऊन और रेशम दोनों जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन आप भेड़ों से, बकरियों से, कुछ ऊँट से भी कहीं कहीं ऊन बनाया जाता है। और बकरी भेड़ पालन आप कश्मीर वगैरह और जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ भी भेड़ पालन के करके ऊन की प्राप्ति की जाती है। तो भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। उनको, उनके बाल को निकाला जाता है उनके शरीर से, उसके बाद यहाँ ऊन बनाया जाता है। इसे खरगोश या याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रेशे हैं जिनसे ऊन बनते हैं। पहले ऊन से भी रेशों का निर्माण होता है, और जूट होते हैं, जूट से भी रेशों का निर्माण होता है। तो ये सभी जो क्या है, ये सभी प्राकृतिक हैं। ये सारे जितने हैं वो प्राकृतिक हैं। जो जंतुओं और पौधों से पाए जाते हैं वो प्राकृतिक हैं। और हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। बहुत समय तक केवल ये जो प्राकृतिक रूप में अवेलेबल थे उन्हीं से वस्त्र बनाए जाते थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी कि इन्हें प्रयोगशालाओं में रासायनिक विधियों से तैयार किया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक,
संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों इस प्रकार जो प्रयोगशालाओं में यानी कि जो जंतु और पादप से जो वस्त्र प्राप्त नहीं होते हैं, जो तंतु प्राप्त नहीं होते हैं और जिनको बनाया जाता है प्रयोगशालाओं में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके, उन्हें क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। उन तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। अब देखते हैं आगे चल के आपका तीसरा पॉइंट जो है इसमें, कुछ पादप तंतु, यानी कि कौन कौन से पादप तंतु हैं, हम इनको देखते हैं। तो रुई क्या है? पादप तंतु है। दोस्तों रुई क्यों पादप है? क्योंकि ये बनाया जाता है किससे? तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनसे ये सब तैयार किए जाते हैं। कुछ पादप तंतु हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। अब कहा जा रहा है, आपसे एक प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है, महसूस करने के लिए कहा जा रहा है कि रुई को पृथक कीजिए, इसको खींच करके रुई का कुछ टुकड़ा ले करके इसे ध्यान से देखिए। क्या प्रेक्षण किया आपने? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी हैं, यानी कि ये कपास से बनी है। कपास क्या होता है? एक प्राकृतिक तंतु है। और पादप यानी कि पेड़ पौधों से बनता है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। दोस्तों सही में रुई कहाँ से आती है? कपास कहाँ होते हैं? ये उगते हैं खेत में। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास को काली मिट्टी में उगाया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि उसके लिए मिट्टी जो है, काली मिट्टी कपास के लिए क्या होती है? पर्याप्त होती है और उपयोगी होती है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की खेती जो है होती है? कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। अब पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास के बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है? ऐसा आपने देखा है तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये खुल जाते हैं, इसके मुंह खुल जाते हैं, नींबू के आकार का होता है और इसके मुंह खुल जाते हैं। आपने घर में जो पीलो या तकिया जो पड़ा रहता है उसमें कपास की रुई इस्तेमाल की जाती है, बहुत मुलायम, और उसमें बीज टाइप बीज जैसे आपको दिखाई देंगे कुछ उसके, और आप उसको महसूस करेंगे कि ये उड़ने लगता है तुरंत, उसका खुल जाता है। जब ये पूरे तरीके से तैयार होता है तो खुल जाता है। इसके बिनौले जो इसके बीज हैं, कपास के बीज को देखा जा सकता है उसमें। क्या आपने ऐसा खेत देखा है? आप उसके खेती को देखे हैं? अगर देखे होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखे हैं तो आपने तकिया वगैरह में ज़रूर देखा होगा। इस समय खेत कपास के परिफूलों रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया, जैसे इसको हिम ने ढक लिया है। जब खेत में ये तैयार हो जाते हैं तो खेत के जो कपास के जो रोवों हैं, इनका रोआ जो है वो ऐसे बिखरा पड़ा होता है जैसे वो क्या है? हिम का है। परिफूलों से पूरा खेत ढक जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हिम यानी हिमपात हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसा दिखता है जब ये तैयार होते हैं खेत में, तो इस तरह से दिखते हैं, जैसा लगता है कि हिमपात हुआ है, यानी कि अभी अभी बर्फबारी हुई हो। देखते हैं दोस्तों, फिर यहाँ बात आती है साधारणतया इन कपास बौलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब हाथ से इनको पिक किया जाता है, वहाँ से उठा लिया जाता है, चुन लिया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। एक मशीन है, इसको क्या किया जाता है? कंकतन द्वारा इनको क्या किया जाता है? इनके बीजों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आप ये हाथ से भी होते हैं, अभी तो मशीनीकरण सारा कुछ हो गया है। कंकतन की जो प्रक्रिया है, अभी पहले हाथ से होते थे, फिर अब मशीनों के द्वारा भी होने लगे हैं, क्योंकि अभी मशीनीकरण का चलन बढ़ गया है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को, बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। देखिए ये एक आपको दिखाया गया है एक विधि यहाँ, कंकतन, कपास को ओटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना। कंकतन, उनको बीजों को निकालने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ये यहाँ एक विधि है। ये बालक या जो भी मजदूर कहिए, खेतिहर कहिए, किसान कहिए, ये निकाल रहे हैं, कपास को ओट रहे हैं, इनके बीजों को अलग कर रहे हैं। अब जूट पटसन, जूट को पटसन भी कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? जूट को पटसन भी कहा जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप पौधे से ये भी बनता है। आपकी रुई जो है वो कपास के पौधे से बनी थी, अब यहाँ जूट है पटसन के पौधे से तैयार होता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में इसकी खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैं बार बार कहता चल रहा हूँ, आप एक नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप
यानी फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इनमें फूल लगते हैं उस समय इनको काटते हैं फूल के बाद। और पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल की कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिन के लिए जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, इनको पहले खेत में उगाया जाता है बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में, और फिर इनसे क्या किया जाता है, इनका तना काट करके पानी में डाल दिया जाता है। और फिर पानी में डालने के बाद जब ये गल जाते हैं, थोड़े से अर्ध सड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, अर्ध गलन की स्थिति में आ जाते हैं, तब इनको क्या किया जाता है, इनसे पटसन का तंतु निकाला जाता है, हाथ से इसको अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले की जो प्रक्रिया है, इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तन कर लिया जाता है। इन तंतुओं को क्या किया जाता है, तागा में परिवर्तन कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। इस तरह का तागा देख सकते हैं आप। अब सूती तागे की कताई, जो सूती वस्त्र होते हैं कैसे बनते हैं, तागों का कतरन कैसे किया जाता है, कताई इनकी कैसे की जाती है। तो चरखा द्वारा पहले होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा मशीन आ गए हैं। अब मशीन का युग है, तो पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था और बहुत समय भी लगता था, जिससे भारी मात्रा में निर्माण संभव नहीं था। लेकिन अब इसके मशीन बन गए हैं, जिससे आप इनका निर्माण और उद्योग के रूप में मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। उनको एक में मिला करके उनको एक साथ खींचा जाता है, उनको ऐंठा जाता है, ताकि वो एक तागे के रूप में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। अब कताई की एक सरल युक्ति हस्त कतुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे कतली कहा जाता है। ये हस्त कताई के लिए सरल युक्ति हस्त कतुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे कताई कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यही है, यही चरखा है, इसी से हम करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कतली कहा जाता है। कतली कहा जाता है, जिससे हम इसका कताई करते हैं, रेशों की कताई करते हैं। अब दोस्तों, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाला चरखा एक अन्य युक्ति है। इसके बाद क्या होगा, इसे चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में क्या किया था, लोकप्रियता प्रदान की थी। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में क्या किए थे, लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्र यानी खादी वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया था, और ब्रिटिश कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए समझाया था कि ब्रिटिश कपड़ों को बहिष्कृत कीजिए। ब्रिटिश कपड़ों को बहिष्कृत करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के चलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भी 1956 में संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग कहते हैं। 1956 में क्या किया गया था, खादी कपड़ों का बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था। इसको एक संगठन का रूप दिया गया था 1956 ईस्वी में। तागे से वस्त्र, अब देखते हैं कि तागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बुनाई होता है इसमें, पहला प्रक्रिया है बुनाई होती है इसमें। आप इसको ध्यान से देखेंगे, तागों से दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके आपस में इनको व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आप पहले देखेंगे इसमें इस प्रक्रिया को पूरा क्या होता है। इसमें पहले यह है कि क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। यानी कि इनको दो को एक में करके व्यवस्थित किया जाता है, जिसको बुनाई यानी कि वीविंग कहते हैं। इन सारे परिभाषाओं को आप देख लेंगे, लिख लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। और दोस्तों, इसी ढंग से कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है। इसमें कागज़ का रंगीन पट्टी बना करके बुनाई ऐसे सीट जैसा किया जा रहा है। देखते हैं हम लोग आगे। इसी ढंग से क्या किया जाता है, इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तागे क्या होते हैं, कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले हैं। ये इनका तो सीट मोटा मोटा होता है जो कागज़ के होते हैं, लेकिन तागे क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं। इस ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करधों पर की जाती है। करधे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। अभी ज़्यादातर जो करधे चलते हैं वो मशीन वाले ही हैं, यानी कि विद्युत से ही चलाए जाने वाले हैं। तो
देखते हैं, ये देखिए करधा है, एक विशेष प्रकार से बुनाई की जा रही है। यहाँ पे स्त्री बुनाई कर रही हैं, विशेष प्रकार का करधा है, एक विशेष प्रकार की बुनाई यहाँ पे संपन्न की जा रही है। यहाँ हाथ से स्वेटर बुनाई हो रहा है, ये ऊनी स्वेटर जो है वो हाथ से बुनाई हो रहा है। अब इनके लिए भी मशीन हो गए, लेकिन गांव में अभी भी आप देख सकते हैं जो महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, इसी प्रकार से अभी भी बुनती हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे। तो वस्त्र आखिर बना कैसे, इसकी आवश्यकता पड़ी तो जाके वस्त्र बना। पहले लोग वस्त्र के रूप में वृक्ष के छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतु के चर्म, यही सब पहन करके अपने शरीर को ढकते थे। फिर बाद में धीरे धीरे कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घासों को बुनकर चटाइयों तथा डाली यानी टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। इस तरीके से वस्त्र का इतिहास जो है धीरे धीरे शुरू होने लगा कि वस्त्र कैसे बने। पहले घुमंतू लोग होते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और जो चर्म होते थे पशुओं के उनको पहनते थे। बड़े बड़े जो पेड़ होते थे उनके पौधे से जो पत्ते निकलते थे, जैसे केला वगैरह हुआ जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनसे अपने शरीर को ढकते थे। फिर बाद में कृषि समुदाय के रूप में ये बसना प्रारंभ किए, यानी कि एक जगह रहना प्रारंभ किए, खेती करने लगे। उसके बाद क्या किए कि टोकरी वगैरह बुनने लगे, जो पौधे से लड़ियाँ प्राप्त होती थी, जो तंतु प्राप्त होते थे, यानी कि पटसन वगैरह का उस टाइम चलन बढ़ा होगा। और इस तरह से रुई निकालते थे उनसे, फिर धीरे धीरे वस्त्र बनाने लगे, उनसे ऐंठ करके पहनने लगे। इस प्रकार इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है। फ्लैक्स क्या है, एक तरह से प्लांट है, पादप है, इसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। ये आप नील नदी जो है मिस्र की बहुत मशहूर नदी है, वहाँ उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में फ्लैक्स और रुई की कृषि जो है, खेती जो है प्रारंभ हो गई थी, खेती उधर की जाती थी। देखिए यहाँ बनाने का जो ये क्रम है, पहले कपास से क्या करते हैं, गोलक को तैयार करते हैं, उसके बाद ओट करके यानी कि उसके बीज को बाहर निकालते हैं। ओटने की प्रक्रिया में कपास के गोलक, फिर इनको ओटते हैं, फिर रेशे तैयार होते हैं, रेशों की कताई होती है, कताई से तागे बनते हैं, कताई से क्या बनते हैं, तागे बनते हैं, और तागों की बुनाई होती है। तागों को बुन करके बांधते हैं, बुनते हैं, फिर बांधते हैं, और इन दोनों के सम्मिलित रूप से वस्त्र तैयार होता है। पौधों तागों को क्या करते हैं, बुनते हैं, फिर बांधते हैं। यहाँ से आपका शुरू होता है, यहाँ से आपकी प्रक्रिया जो है शुरू होती है। कपास के गोलक, फिर इनको ओटते हैं, ओटने के बाद रेशे बनते हैं, रेशों की कताई होती है, कताई होने के बाद तागे बनते हैं, तागों की बुनाई होती है, फिर बंधाई होती है, यानी इनको एक में बांधते हैं। इससे क्या होता है, वस्त्र तैयार हो जाता है। देखते हैं, अब सारांश देख लेते हैं कि क्या हमने इसमें सीखा इस चैप्टर के माध्यम से। दोस्तों वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। फिर वस्त्र तागे से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, यह ऊपर आपने पढ़ लिया है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। ये या तो आपके रासायनिक विधि द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं या प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद नायलॉन, पॉलिस्टर संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनते हैं। तो ये पूरा इस चैप्टर का सारांश रहा जो हमने इसमें पढ़ा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी इसमें बदलाव अगर लगता है कि करना चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। इसमें पूरा पाठ्यक्रम के दौरान, पूरा पढ़ाने के दौरान जो भी बदलाव संभव होगा आप सुझाव देंगे, ज़रूर बदलाव किया जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेटिव तरीके से ये सारे इनकी जो जानकारी है वो पहुँच सके। तो चलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहें इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।